अस्सलाम वालेकुम। क्या आपके पास स्क्रीन शो हो रही है? काइंडली बताएं। जी, हमारा लेक्चर है फिज़िक्स का। फिज़िक्स के बारे में बेसिकली पहले इंट्रोडक्टरी क्लास है, तो आपको दो चार बातें शेयर कर लेते हैं, उसके बाद अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। फिज़िक्स का जब भी हम नाम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें इसकी डेफिनेशन के बारे में बात आती है। व्हाट इज़ फिज़िक्स? फिज़िक्स इज द साइंस ऑफ द ब्रांच ऑफ साइंस। इसको कर देता हूँ जहाँ पे ये इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट मौजूद है। नियाज़ सिलेबस है जो स्मार्ट सिलेबस के नाम से, उसमें जो जो चीज़ें शामिल हैं हमने सिर्फ वही पढ़नी है, क्योंकि एग्ज़ाम उन्हीं से रेलिवेंट होना है। बाकी चीज़ें मेन से कोई कंसर्न फ़िलहाल नहीं है, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में शामिल नहीं है। लेकिन फिर भी हमें जो बेसिक चीज़ें हैं वो पता होनी चाहिए। हम दो चार बेसिक चीज़ें स्टार्ट करते हैं। क्या चीज़ है? सबसे पहले फिज़िक्स की डेफिनेशन की तरफ आते हैं। जो भी हम चैप्टर जो भी टॉपिक पढ़ते हैं तो उसके बारे में सबसे पहले डेफिनेशन की बात होती है कि चीज़ है क्या। बेसिकली ये शो किया हुआ उसने फिज़िक्स के बारे में। व्हाट इज़ फिज़िक्स? बेसिकली इसकी डेफिनेशन है, हम 9th क्लास से स्टार्ट करते हैं पढ़ना, वहाँ से हम यही पढ़ रहे होते हैं। फिज़िक्स इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील विद द मैटर, एनर्जी एंड देयर रिलेशनशिप। ये साउंड का प्रॉब्लम आ रहा है, काइंडली ओके चलो मैं ट्राई करता हूँ। कोई इशू हो तो मुझे बता दीजिएगा। फिज़िक्स इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट मैटर, एनर्जी एंड देयर रिलेशनशिप। ये डेफिनेशन मौजूद है यहाँ पे लिखी हुई है बुक के ऊपर। यहीं से हम दो चार बातें इसकी इंट्रोडक्टरी स्टार्ट करते हैं, फिर आगे अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। फिज़िक्स के बारे में कहता है कि ब्रांच है साइंस की जिसके अंदर हम तीन चीज़ों को डिस्कशन करते हैं। नंबर वन मैटर, नंबर टू एनर्जी एंड देयर रिलेशनशिप। मैटर, एनर्जी एंड देयर रिलेशनशिप मतलब इसके अलावा जो भी चीज़ आएगी वो फिज़िक्स के अंदर उसको हम स्टडी नहीं करेंगे। फिज़िक्स में हम सिर्फ इन चीज़ों को स्टडी करेंगे, मैटर, एनर्जी एंड देयर रिलेशनशिप को। अब मैटर क्या चीज़ है? सबसे पहले हमें ये पता हो कि मैटर क्या है, एनर्जी क्या है और उनका रिलेशनशिप क्या है, क्योंकि हमें कह रहा है कि फिज़िक्स तीन चीज़ों के बारे में डिस्कस करती है। मैटर क्या चीज़ है? मैटर anything which has mass and occupies some space। हर वो चीज़ जो जगह घेरती है और वजन रखती है मैटर कहलाती है। ये वेरी बेसिक डेफिनेशन है मैटर की। एनर्जी क्या चीज़ है? एनर्जी द एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क। किसी भी जिस्म के काम करने की सलाहियत को एनर्जी कहते हैं। मिसाल के तौर पे एक बुजुर्ग बाबा जी हैं, वो थोड़ा सा चलते हैं और उसके बाद थक जाते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है उनके पास एनर्जी बहुत थोड़ी है, काम बहुत थोड़ा कर सकते हैं। उसके मुकाबले में एक जवान बंदा है, वो काम बहुत ज़्यादा कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पास एनर्जी ज़्यादा है। तो एनर्जी भी और मैटर दो चीज़ें हम फिलहाल पढ़ चुके हैं। तीसरी चीज़ कहता है रिलेशनशिप बिटवीन देम, उनके दरमियान में रिलेशनशिप। रिलेशनशिप क्या है? एनर्जी और मैटर के दरमियान में रिलेशनशिप। एनर्जी और मैटर का रिलेशनशिप ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर। ये एक फार्मूला है, आइंस्टाइन की थ्योरी है, जिसने ये शो किया कि मैटर एंड एनर्जी दोनों एक दूसरे से रेलिवेंट है, इररेलेवेंट नहीं है। उससे पहले ये ख्याल किया जाता था कि मैटर एक अलग चीज़ है, एनर्जी एक अलग चीज़ है, इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, इन दोनों को हम इकट्ठा नहीं कर सकते या इन दोनों को एक नहीं कह सकते, दोनों डिफरेंट है। लेकिन आइंस्टाइन ने ये शो किया कि दोनों डिफरेंट नहीं है, दोनों एक ही है। ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर। एनर्जी को मैटर में, मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। ये रेस्ट मास एनर्जी की बात हो रही है। डेफिनेशन में रिपीट करके आगे चलता हूँ। डेफिनेशन क्या थी? फिजिक्स क्या है? ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डील अबाउट मैटर, एनर्जी एंड देयर रिलेशनशिप। मैटर, एनर्जी और उनके दरमियान ताल्लुक का मुताला किया जाता है। लेट्स सपोज मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा। अगर आपको स्क्रीन शो हो रही होगी तो चेक कीजिएगा। ये मेरे पास मोबाइल फ़ोन है, मैं इसके ऊपर ये चीज़ रखता हूँ, ये मैटर है, मैटर पेंसिल, इसको मैं इसके ऊपर रखता हूँ। ये कहता है कि ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डील अबाउट मैटर, एनर्जी एंड देयर रिलेशनशिप। ये मेरे पास मैटर है। अब इस मैटर को मैंने मूव करवाना है। अगर मैं इसको छोड़ता हूँ, ये यहीं पे यहीं मौजूद है,
लेकिन जो ही मैं इसको हरकत करता हूँ, इसके लिए मुझे क्या चीज़ चाहिए? एनर्जी चाहिए। इसका मतलब ये है जब भी मैं मैटर को मूव करवाना चाहूँगा उसके लिए मुझे एनर्जी चाहिए। उसके लिए मुझे एनर्जी चाहिए, किसी भी चीज़ को मूव करवाने के लिए। यस, ये क्वेश्चन आया क्या कंप्लीटेड कन्वर्ट किया जा सकता है मैटर को एनर्जी के अंदर? रेस्ट मास एनर्जी की बात हो रही है। जी, जी, बिल्कुल कंप्लीटली कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए शर्त है E इज़ इक्वल टू mc²। आप जो भी मैटर को एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, उस मैटर को स्पीड ऑफ लाइट के साथ आपको मल्टीप्लाई भी करना है। आप एक पत्थर पकड़ते हैं या कोई चीज़ पकड़ते हैं, उसको आप स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव करवाते हैं, फिर आपका वो जो मैटर है, वो कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाएगा एनर्जी के अंदर। लेकिन कंडीशन क्या है? अगर आप उसको स्पीड ऑफ लाइट से मूव करवा सकते हैं, ये उसकी कंडीशन। नहीं, फिजिकली इम्पॉसिबल नहीं है, नो। फिजिकली ऐसा इम्पॉसिबल नहीं है, ये सिर्फ आइडियली इम्पॉसिबल है। कुछ चीज़ें होती हैं जो आइडियल होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो फिजिकल होती हैं। ओके, अपने पॉइंट की तरफ आते हैं। जी, तो बात हो रही थी मैटर की एंड एनर्जी की। ये मेरे पास मैटर है, मैंने इसको मूव करवाया, इसके लिए मुझे एनर्जी की ज़रूरत थी। एनर्जी लगाई, मैटर मूव करना शुरू हो गया। यहाँ ये जो एनर्जी लगाने से मैटर मूव करता है, इससे हमें पता चला कि मैटर और एनर्जी के दरमियान में रिलेशनशिप है, जो हमने फिजिक्स के अंदर स्टडी करना है। एनी कन्फ्यूजन अबाउट डेफिनेशन? कोई किसी को कन्फ्यूजन हो तो मुझे बता सकता है, मैं रिपीट कर देता हूँ। ओके, आगे चलते हैं। ये डेफिनेशन की बात थी। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ें हमारे स्मार्ट सिलेबस के अंदर ये शामिल नहीं है, लेकिन ये चीज़ें बहुत बेनिफिट वाली हैं। जिसको इन चीज़ों के बारे में आइडिया नहीं है, इल्म नहीं है, उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है आगे चल के चीज़ों को अंडरस्टैंड करना और चीज़ों को मैनिपुलेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में बात करता है ये। आप टाइम निकाल के इसको थोड़ा सा ज़रूर देखिएगा ये क्या है। बेसिकली फिजिकल क्वांटिटीज़ मैं शॉर्टली डिस्कस कर देता हूँ, डेप्थ में नहीं जाते हैं। पता है फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या हैं? फिजिकल क्वांटिटीज़ वो होती हैं, फिजिकल लफ्ज़ मतलब अपना बता रहा है। क्वेश्चन आया, इंस्टेड ऑफ एनर्जी इट इज़ बेटर टू सेव वर्क। बेसिकली मैंने डेफिनेशन बोली, एनर्जी क्या चीज़ है? दी एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू डू वर्क। किसी जिस्म के काम करने की सलाहियत। मतलब आपकी बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब जैसा एनर्जी को हम वर्क कह सकते हैं, किसी जिस्म में काम करने की सलाहियत एनर्जी है। जितनी उसमें एनर्जी है उतना वो वर्क कर सकता है। जितना वो वर्क करता है वो शो करता है कि उसके अंदर कितनी एनर्जी है। ओके, नेक्स्ट इसके बारे में आगे आएगा डिटेल से वर्क के बारे में, वहाँ पे भी इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे। ये फिजिकल क्वांटिटी फिजिक्स बेसिकली, जैसे आप डिवाइड करते हैं बायोलॉजी और केमिस्ट्री को और फिजिक्स को, तीनों चीज़ें बड़ी डिफरेंट आपको मीनिंग देती हैं अगर हमें इनके मीनिंग के बारे में पता हो। फिजिक्स मतलब देती है किसी चीज़ के हमें फिजिकल साख्त के बारे में जानना है। जैसे कुछ लोग जो मेडिकल वगैरह करवाते हैं तो उसमें होता है कि फिजिकल टेस्ट कब होगा, मेडिकल टेस्ट, फिजिकल टेस्ट। तो इस तरह की चीज़ वहाँ पे भी बोली जाती है। फिजिकल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ जिनको हम मेजर कर सकते हैं एक्सपेरिमेंटली, वो चीज़ें जो हमें नज़र आ रही हैं। हमें बाल पॉइंट नज़र आ रहा है, बाल पेन, हमें ये नहीं पता ये कैसे चल रहा है, सिर्फ नज़र आ रहा है, इसको हम कहते हैं ये इसकी फिजिकल। केमिकल क्या है वो इसके अंदरूनी है, हमने उसके बारे में बात नहीं करी। फिजिकल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ जिनको हम मेजर कर सकते हैं एक्सपेरिमेंटली, वो तमाम क्वांटिटीज़ को फिजिकल क्वांटिटीज़ कहा जाता है। फिजिकल क्वांटिटीज़ दो तरह की होती हैं, बेस क्वांटिटीज़, ड्राइव्ड क्वांटिटीज़, वो उसकी डिस्कशन है। नेक्स्ट, सिस्टम इंटरनेशनल के बारे में मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा, ये बहुत ज़रूरी है। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिसको एसआई भी कहा जाता है। ये एक टेबल शो हो रहा है, फिजिकल क्वांटिटीज़, एसआई यूनिट और सिंबल टेबल पॉइंट पॉइंट 1.1। इसके अंदर अब उसने फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में लिखा है, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनामिक, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब प्रॉब्लम क्या होता है? प्रॉब्लम ये होता है कि हम पूरी फिजिक्स पढ़ लेते हैं, लेकिन हमें फिर वही मसला आता है कि जब हम न्यूमेरिकल्स पे पहुंचते हैं या हमें कोई फार्मूले के बारे में बात करनी होती है, ये यूनिट्स के बारे में, तो हम वहाँ पे परेशानी का शिकार होते हैं। हमें नहीं पता, पता नहीं इसका यूनिट कैसे याद रखा जाए। वहाँ पे हमें डिफाइन करने को कह दिया जाता है कि आप एक जूल को डिफाइन करें, क्या होता है जूल? तो मसला बन जाता है याद करना, एक जूल कितने के बराबर होगा। फार्मूला तो हमें पता है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि इसकी डेफिनेशन कैसे हम करें। वहाँ पे फिर मसला, उस मसले से बचने के लिए अगर ये टेबल हमें याद होगा तो ये मसला इंशाल्लाह कभी नहीं बनेगा। ये बेस है। चूँकि जो आप एक मकान बनाना शुरू करते हैं, जो भी आप काम शुरू करते हैं, उसकी बेस आप मजबूत करते हैं। जब तक बेस अच्छी नहीं होती, आपको उस काम के वो मज़ा नहीं आता। कुछ अरसे तक वो जो चीज़ें हैं उसकी बुनियादें खोखली होनी शुरू हो जाती हैं। बेस आपको मजबूत करनी है, ये बेस की चीज़ है। अगर आपको इसके बारे में नहीं इलम, तो आपको लाजमी ये चीज़ें अभी याद कर लेनी चाहिए। मैं एक दो बार रिवाइज भी कर देता हूँ उन चीज़ों को, ताकि आप थोड़ी सी दिलचस्पी लेंगे, इंशाल्लाह आपको ईजी लगेगी। फिजिक्स के बारे में तो यही कहा जाता है कि कोई बंदा जो भी फिजिक्स को बोरिंग बना देता है वो क्रिमिनल है, वो मुजरिम है अगर वो फिजिक्स को बोरिंग बनाता है। तो
ये चीज़ है, अगर आप थोड़ी सी तवज्जो के साथ चीज़ों को देखते हैं, पढ़ते हैं, तो इंशाल्लाह आपके लिए कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं बनेगा। फिजिकल क्वांटिटीज: लेंथ, mass, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब हमारे लिए प्रॉब्लम ये बनता है कि हम इनको एक दफ़ा मोटी मोटी तौर पे नज़र से दौड़ा लेते हैं, उसके बाद हमें मसला बनता है कि मैथ्स का यूनिट पता नहीं क्या होगा, मैथ्स का यूनिट क्या करें, मैथ्स का यूनिट सेंटीमीटर, किलोग्राम के बजाय हम ग्राम्स में भी ले सकते हैं, अच्छा हम इसमें भी पता नहीं इसका यूनिट क्या होगा। ये वो चीज़ें हैं जो तय हुई जब मुल्क आपस के अंदर लेन देन किया करते थे। पाकिस्तान के अंदर और सिस्टम है, अमेरिका के अंदर और सिस्टम था, तो इसी तरह से दूसरे ममालिक के अंदर भी ये सिस्टम चलता था। अब जब ममालिक आपस के अंदर लेन देन करते थे, उन्हें प्रॉब्लम आता था कि क्या किया जाए, क्या ऐसा कोई पैमाना नहीं है। 1960 के अंदर एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई पेरिस में। उस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये तय हुआ कि जब भी मुल्क आपस के अंदर लेन देन किया करेंगे, वो एक काम, कोई पैमाना फिक्स कर लेते हैं। जैसे अब इंटरनेशनल करेंसी के अंदर डॉलर को अहमियत दी जाती है, डॉलर को कहा जाता है कि डॉलर्स के अंदर रेट है। तो इसी तरह से उन्होंने ये बात की कि ऐसा नहीं हो सकता कि हम चीज़ों को एक ख़ास पैमाने पे लें। ये बात तय हुई कि आज के बाद जो भी लेंथ के अंदर चीज़ हम देंगे, उसको मीटर्स के अंदर मेजर करेंगे। जो भी लेंथ लेंथ वाली चीज़ होगी, और मैथ्स की जो भी चीज़ होगी उसको किलोग्राम के अंदर, सिमिलरली टाइम को सेकंड्स के अंदर, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर के अंदर, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर को केल्विन के अंदर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट को कैंडेला के अंदर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल के अंदर। फिर आगे इनके सिंबल्स हैं। इनको तरतीब के साथ अगर आप याद करेंगे, जैसे बच्चों को याद करवाया जाता है, तो ये ईजी हो जाएगा क्लास। तो ये ईजी हो जाएगा अगर आप इसको तरतीब के साथ याद करते हैं, तो ये बहुत आसान है। और अगर आप इसको फिर ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके याद करते हैं, फिर आपके लिए वही परेशानी दोबारा शुरू हो जाएगी। लेंथ कैसे है, टाइम का पता नहीं क्या यूनिट था, इलेक्ट्रिक करंट का पता नहीं क्या यूनिट था। लेंथ, मैस, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, इसको ऐसे ही याद कीजिएगा जैसे बच्चों को याद करवाया जाता है। वक्ती तौर पर आपको लगेगा कि ये क्या फजूल सी बात है, लेकिन एक दफ़ा इसको ज़रा करेंगे ऐसे ही, यूं ही आगे चीज़ें आएंगी आपके जहन में, फ़ौरन से क्वेश्चन आएगा, फ़ौरन ही उसका आंसर आ जाएगा कि अच्छा ये लेंथ है, इसका यूनिट मीटर की ही होगा, इसके अलावा हो ही नहीं सकता। यूं ही हम आगे चलते हैं तो हमें पता चलता है। जी। नेक्स्ट है इनके यूनिट्स के बारे में। यूनिट्स हो गए मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पियर, ये सारी चीज़ें ऐसे ही हैं, तरतीब के साथ चलती जाएंगी। आगे इनके यूनिट्स के सिंबल हैं। लेंथ का यूनिट मीटर, इसका सिंबल स्मॉल एम है। आप देख रहे होंगे कुछ का सिंबल कैपिटल के अंदर है, कुछ का सिंबल लार्ज के अंदर है। इनका बड़ा एक अजीब सा आंसर है, वो आगे लिखा भी होगा, मैं इसको जल्दी से बता देता हूँ। लेंथ मीटर, मीटर का सिंबल स्मॉल एम, मैस केजी, किलोग्राम सिंबल केजी, टाइम सेकंड स्मॉल एस, इलेक्ट्रिक करंट एम्पेयर कैपिटल ए, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर केल्विन के कैपिटल के, इंटेंसिटी ऑफ लाइट कैंडेला सी डी, मोल, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट मोल, एम एल मोल। अब ये जो दो कैपिटल के अंदर लिखे हुए, एम्पियर का कैपिटल ए, केल्विन का कैपिटल के, बेसिकली इसकी जो रीज़न है, वो रीज़न ये है कि जब भी कोई यूनिट साइंटिस्ट के नाम पे आता है, एम्पियर एक साइंटिस्ट है, केल्विन भी एक साइंटिस्ट है, उनके सिंबल को अगर अकेला लिखते हैं तो कैपिटल में लिखते हैं, और अगर पूरा नाम लिखते हैं तो स्मॉल में लिखते हैं, पहला लेटर भी स्मॉल, बाकी भी सारे स्मॉल। ये इसके पीछे रीज़न है। तो इसको एक दफ़ा से रिवाइज कर लीजिएगा, जो ही आप करते हैं इसको, तो आगे चलते हैं। क्लियर है जी? चलें जी, नेक्स्ट देखते हैं। बेस यूनिट, सप्लीमेंट्री यूनिट्स, इनको एक दफ़ा देख लीजिएगा। ये छोटी छोटी सी चीज़ें जो वैसे भी हमें पता होनी चाहिए फिजिक्स के हवाले से कि ये क्या चीज़ है। जी, यहाँ पे मैं एक छोटी सी चीज़ आपको बताता चलूँ। ये डिराइव्ड यूनिट्स मैंने शो किए हैं सामने। यहाँ पे आप देखते हैं बेस यूनिट्स को, वहीं पे आपके सामने आती हैं फिजिकल क्वांटिटीज़। इसमें लिखी हुई है फोर्स, वर्क, पावर, प्रेशर, इलेक्ट्रिक चार्ज। मैं इनको एक बार से चाहता हूँ कि आपको करके दिखाऊं कैसे, ताकि आपको अहमियत का पता चले, किस तरह आप इसके ऊपर ये चीज़ कर सकते हैं, याद करने का आपको क्या फ़ायदा होगा। जी, देखें ज़रा, बोर्ड शो हो रहा है आपके पास? ओके। तो पहली हमारी जो चीज़ थी,
फोर्स न्यूटन। एफ इज इक्वल टू एम ए। अब हमें इसका यूनिट बोलना है, उसमें तो डायरेक्ट लिखा हुआ है। वो कहता है कि डिराइव्ड यूनिट्स हैं, क्या मतलब ऐसे यूनिट्स हैं जो डिराइव किए गए हैं, माखूज किए गए हैं, निकाले गए हैं, किससे? बेस यूनिट से। नंबर वन पे क्या चीज़ है? एम फॉर मैस, ए फॉर एक्सेलरेशन। हमें पता है मैस का यूनिट क्या है, अभी हम पढ़ के आए हैं मैस। क्या होता है मैस का यूनिट, कोई बताएगा? ओके, मैस के जी। उसके साथ नेक्स्ट में मौजूद है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या आता है आगे उसको हम देखते हैं डिटेल से, जब एक्सेलरेशन की बारी आती है मैं बता देता हूँ। एक्सेलरेशन ए इक्वल टू होता है वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो इसको जब हम लिखते हैं तो ये बनता है एम एस -2 मीटर पर सेकंड। तो ये होता है मीटर पर सेकंड फोर्स का यूनिट। इस सारे को हम कहते हैं, ये सारा इक्वल टू होता है न्यूटन के। सॉरी, जब इसको हम स्टार्ट के अंदर लिखेंगे तो न्यूटन का एन समान लिखेंगे, और अगर हम इसको अलग से लिखेंगे अकेला एन तो वो कैपिटल होगा, जो ये शो करेगा कि ये कैपिटल के अंदर है और साइंटिस्ट के नेम पे है। ये फ़ायदा हुआ हमें वो याद करने का, जो हमने चीज़ें देखी, याद किया हमें कि कैसे बेस यूनिट्स और कैसे डिराइव्ड यूनिट्स। हमें बेस यूनिट्स ने सारा फ़ायदा दिया है, जो डिराइव्ड यूनिट्स हमने उससे यूनिट डिराइव किया, अखज़ किया। सिमिलरली हम अपने अगले यूनिट की तरफ आते हैं, वर्क, जॉल। जॉल को हम कैसे लिख सकते हैं? जॉल, वर्क, वर्क का फार्मूला W इज इक्वल टू एफ डी, एफ डॉट डी या एफ डी, जैसे आपको इजी रहेगा। W इज इक्वल टू एफ डी। जी, एफ फोर्स अभी हम निकाल रहे हैं, फोर्स का यूनिट वो किसके बराबर था? हमने चेक किया कि वो न्यूटन के बराबर है। यहाँ पे हम यूनिट्स लगाते हैं, फोर्स की जगह न्यूटन। डी फॉर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या चीज़ है? लंबाई है, लेंथ है। हमने भी पढ़ा जिस किस्म की भी लेंथ आएगी, चाहे वो लंबाई हो चाहे वो चौड़ाई हो, जो भी हो, लेंथ से रेलेवेंट जो भी चीज़ होगी वो मीटर्स के अंदर मेजर की जाएगी। उसको हम लिखेंगे न्यूटन मीटर। तो वर्क का यूनिट ये न्यूटन मीटर, और इसको कंबाइन करके हम जूल लिख सकते हैं। जूल भी पढ़ा जाता है इसको, वैसे वर्ड जूल है लेकिन पाकिस्तान के अंदर चूँकि रवाज है अल्फाज भी पढ़ने का, तो हम इसको जूल पढ़ते हैं। बहुत लोग लफ्ज़ वैसे जूल पढ़ते हैं, सॉरी, लफ्ज़ वैसे जूल है। बाकी जैसे आप किसी को अच्छा लगे वैसे कर सकते हैं। साइंटिस्ट का नेम है जूल, उनकी लैंग्वेज के अंदर ऐसे ही है। सिमिलरली पावर, वाट, पी इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम। वर्क डन पर यूनिट टाइम अभी हम पढ़ के आए हैं। वर्क, वर्क का यूनिट अभी हमने निकाला है न्यूटन मीटर, और जॉल था साथ उसके, उसने मेंशन किया है जॉल इंटू सेकंड। जॉल बता रहा है, जूल या जॉल ये बता रहा है कि ये वर्क है, और पर सेकंड बता रहा है कि डिवाइडेड बाय टाइम था। वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, तो ये बना पावर। प्रेशर से मेरे P इज इक्वल टू एफ ओवर ए, उसको भी हम ऐसे ही मेजर कर सकते हैं। सिमिलरली कूलम, कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज, उसका यूनिट कूलम है, इसको भी आप इसी तरह से चेक कर सकते हैं। जूल ट्रू है जी, जो साइंटिस्ट का नेम है वो जूल के नाम से है उनके इलाके के अंदर। जैसे हमारे इलाके के अंदर हमें पता है कि दुरुस्त नाम कौन सा है, जैसे अब उस्मान नाम है तो अंग्रेज इसको नाम लेगा तो वो यूजमैन बोलेगा ऐसे करके, टेढ़ा मेढ़ा करके। सिमिलरली नाम असल के अंदर जूल है, हम इसको जाउल हम अपनी आसानी के लिए जैसे मर्जी पढ़े, हमारी मर्जी की बात है, मतलब पॉसिबल। ओके जी, नेक्स्ट देखते हैं क्या। जी, तो नेक्स्ट है साइंटिफिक नोटेशन। ये हमारे में शामिल लेंगे, ये चीज़ें पढ़िएगा ज़रूर अगर आपके पास कोई टाइम हो थोड़ा, तो देखने वाली चीज़ें बहुत मज़ेदार चीज़ें। हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं जो हमारे स्मार्ट सिलेबस के अंदर शामिल है, वो है प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी बड़ा खुश्क सा टॉपिक है। बाद लोग शायद जिन्होंने पहले से पढ़ा हुआ हो उनको लगेगा कि ये पता नहीं क्या चीज़ है, किसी को समझ आया हो शायद ना आया हो, मुख्तलिफ कुछ भी क्या राय की जा सकती है। चलिए हम देखते हैं क्या। प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी असल के अंदर दो लफ्ज़ अलग अलग हैं, मतलब इनके सिमिलर लिए जाते हैं,
तो इवन के हम लोग जब एमएससी तक थे तो हमारे एक दोस्त ने क्वेश्चन किया मेरे सर से कि सर ये प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी के बारे में आप क्या कहेंगे। उस वक्त हमें बड़ा अजीब सा लगा यार ये प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी क्या चीज़ है। ये स्मार्ट सिलेबस के बारे में पूछ रहे हैं जी। स्मार्ट सिलेबस आपके इस पे शेयर्ड होगा। मज़ीद मैं वो यहाँ पर अपलोड कर दूँगा इंशाल्लाह, आपको मिल जाएगा, चेक कर लीजिएगा। ओके, प्रिसिजन एंड एक्यूरेसी। प्रिसिजन ये यहाँ पे इब्तदाई लाइनों के अंदर लिखता है कि प्रिसिजन एंड एक्यूरेसी के बारे में लोग कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं कि प्रिसिजन एंड एक्यूरेसी का मतलब एक ही है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। हालांकि इनके मतलब मुख्तलिफ हैं। फिर वो एक एग्जांपल दे के इसको बताना चाहते हैं। असल के अंदर ना एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है बुक रीडिंग। एग्जांपल, वो एग्जांपल देता है कि एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, उसकी लेंथ रिकॉर्ड की गई है 25.5 सेंटीमीटर बाय यूजिंग मीटर रॉड हैविंग स्मॉलेस्ट डिवीजन इन मिलीमीटर। अब वो एक ऑब्जेक्ट लेता है, उसकी लेंथ मेजर करता है मीटर रॉड से। फिर एक ऑब्जेक्ट लेता है, उसकी लेंथ मेजर करता है स्क्रू गेज से। फिर एक लेता है उसकी वर्नियर कैलिपर से। वो इस तरह डिफरेंट चीज़ों की लेंथ मेजर करता है डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स के साथ। तो मैं बात कर रहा था बुक रीडिंग के बारे में। बुक रीडिंग एक ऐसी चीज़ है, अगर आपको बुक रीडिंग आती है तो आप बहुत चीज़ें सीख सकते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें सीख सकते हैं। बाद लोगों के साथ प्रॉब्लम होता है कि बुक के अंदर लिखा हुआ तो हमें समझ नहीं आता, बुक की लैंग्वेज बड़ी अजीब सी है, ये है वो है। तो इसलिए मैंने आप लोगों को चीज़ एक चेक करवाने के लिए, और मेरा जोर इसी चीज़ पर रहेगा कि आप लोग टेक्स्ट बुक को कंसिडर करें हमेशा, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है बनाई गई है आपके लिए। आप जिस लेवल पे भी पहुँचते हैं, टेक्स्ट बुक आपको इससे अच्छा कहीं पे भी कोई मटेरियल नहीं मिल सकता, हो ही नहीं सकता इससे अच्छा मटेरियल। मैं लिखता हूँ जितना भी लिखता हूँ, फिर भी मैं दो चार लाइनें छोड़ जाता हूँ। ये जब समझाता है बहुत अच्छे अंदाज के साथ, अगर आपको बुक रीडिंग आ जाए, इससे बातें लेनी आ जाए, मैं ज़रा बुक रीड करता हूँ। क्योंकि ये टॉपिक खुश्क सा है, मैं चार बातें लिखूँगा, आप फिर थोड़ा कन्फ्यूजन का शिकार होंगे कि पता नहीं बात क्लियर हुई है कि नहीं हुई, वल्लाह आलम। मैं भी थोड़ा सा डाउट में होऊंगा कि आपको क्लियर हुई। चले मैं ये ज़रा आपके साथ बुक रीड करता हूँ, टाइम भी हमारे पास है कुछ, तो यही हमारा टॉपिक है नहीं स्मार्ट सिलेबस का। जी, ये कहता है फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रॉड है, एक ऑब्जेक्ट की लेंथ रिकॉर्ड की गई है 25.5 सेंटीमीटर बाय यूजिंग ए मीटर रॉड हैविंग स्मॉलेस्ट डिवीजंस इन मिलीमीटर। मीटर रॉड की आपको पता है कि मिलीमीटर्स के अंदर होता है। शायद आप लोगों में से किसी ने ना देखा हो, एक जिसको हमारी ज़बान में कहते हैं एक फुट होता है, लंबा सा फुट होता है, लैब्स के अंदर मौजूद होता है। अगर आपने नहीं देखा तो अपने कॉलेज की लैब में आप चेक कर लीजिएगा, या इंटरनेट से भी आपको मिल सकता है। डायग्राम्स मौजूद होती हैं वैसे, जैसे पीले से कलर का कभी लकड़ी का पैमाना हुआ करता था, ये लकड़ी का होता है बेसिकली। इट इज़ डिफरेंस बिटवीन टू रीडिंग्स ऑफ द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। वो कहता है कि जो रीडिंग होती है ना, वो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के दरम्यान में गैप होता है। बेसिकली होता भी ऐसा ही है। जब आप एक चीज़ को मेजर करते हैं, ये देखिएगा ज़रा, जब आप एक चीज़ को मेजर करते हैं, स्टार्ट करते हैं यहाँ से और आप यहाँ तक पहुँचते हैं, ये उसकी इनिशियल रीडिंग है मीटर रॉड की, लेट्स सपोज 0। ये फाइनल रीडिंग है, लेट्स सपोज 25। तो जब आप चेक करते हैं कि इसकी लेंथ कितनी है, आप कहते हैं 25। आपको कैसे पता चला? क्योंकि आपने कहाँ रखा हुआ है, 0 पे। ये क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। इन दोनों को माइनस करते हैं, जो आंसर आता है वो असल के अंदर हमारी पैमाइश होती है। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि नहीं जी, मैंने इसको वो 0 से स्टार्ट नहीं करना, मैं इसको स्टार्ट करूँगा, मैं इसको स्टार्ट करूँगा 2 से। अब मेरी लेंथ कितनी है इसकी, ये रूल ये है, फाइनल माइनस इनिशियल करना होता है। फाइनल की क्या होता है, फाइनल हमारे पास 25 है, इनिशियल हमारे पास 2 है, तो जो हमारी लेंथ इस वक्त मौजूद है वो 23 है। चाहे मैं इसको 0 से स्टार्ट कर लूँ तो वो 23 तक आती। अब मैंने 2 से स्टार्ट किया तो वो 25 तक आई। इसका मतलब जो लेंथ है बेसिकली वो 23 है। ये एक तरीका है बेसिकली बताने का कि फाइनल माइनस इनिशियल जब भी आप करते हैं, डिफरेंस निकालने का तरीका क्या होता है, दो चीज़ों के दरम्यान में डिफरेंस, कितनी तब्दीली आई है, कितनी एक चीज़ बदली है। आपको कैसे पता चलता है, जब आप चेक करते हैं कि फाइनल रिजल्ट क्या है और इनिशियल रिजल्ट क्या था। मिसाल के तौर पे पहले आपके मार्क्स आते थे 70, अब आपके मार्क्स आए हैं 75। तो क्या डिफरेंस है, आपको कैसे पता चले? अब जो आपका रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट 75 है, पहले आपका रिजल्ट 70 था, तो आपने फाइनल माइनस इनिशियल करना है 75 माइनस 70, तो आपको पता चलेगा कि 5 का डिफरेंस है। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास ये बात इसने जिक्र की है मीटर रॉड के केस में। ओके, नेक्स्ट देखिएगा जरा। The uncertainty in the single reading as discussed before is taken this is
which is now doubled and is called absolute uncertainty equal to 0.01 0.1 centimeter. Absolutely एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन फैक्ट इज इक्वल टू द लीस्ट काउंट। अब यहाँ पे ना वो अनसर्टेनिटीज़ का जिक्र करेगा, तो शायद आपके लिए थोड़ी सी नई चीज़ होगी कि ये अनसर्टेनिटी क्या चीज़ निकल आई है। अनसर्टेनिटी, सर्टेन कहते हैं यकीन को, अनसर्टेन कहते हैं गैर यकीनी को। गैर यकीनियत की पोजीशंस होती हैं, तीन तरह की गैर यकीनियत इस कोर्स के अंदर मौजूद है। जी ये क्वेश्चन आया है, चले मैं लास्ट में इंशाल्लाह इसका आंसर ज़रूर दूंगा। ओके, अभी अपनी बात कंप्लीट करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें आप मेरे को ज़रा चेक कीजिएगा किस तरह से। ओके, ये कहता है कि हमारे पास तीन तरह की अनसर्टेनिटीज़ हैं। एक को वो प्रेसिजन या एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का नाम देता है। अनसर्टेनिटी है क्या? गैर यकीनियत। मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज़ की मिसाल देता हूँ। क्लासरूम के अंदर बच्चे मौजूद हैं, शरारतें करते हैं। टीचर जो ही क्लास के अंदर एंटर होता है, वो देखता है कि बच्चे शरारतें कर रहे हैं, को आवाज़ें आ रही थी। वो गुस्से के अंदर आता है और दो बच्चों को सही पिटाई करता है उनकी। आप लोगों ने शरारतें की, आप लोगों ने ये किया, आपने ये किया, वो किया, सही उनकी पिटाई करता है। तो थोड़ी देर गुजरती है, अब टीचर को भी नहीं था पता कि किस बच्चे ने शरारत की है। उसको ये शक था कि पता नहीं इस बच्चे ने की है, पता नहीं साथ वाले ने की है, दोनों दोस्तों में से किसी एक दोस्त ने की है, शरारत की है, उसने दोनों की पिटाई कर दी। अब उसको यकीन नहीं था किसने शरारत की है, या तो वो अपनी आंखों से देखता, फिर तो बात थी, उसने आंखों से देखते ही वैसे ही आकर दो चार को लगा दिया, दब कर देगा, बिठा दिया बाकी। तो ये अनसर्टेनिटी की पोजीशन थी। अब हमने जो लेंथ मेजर की है, ये लेंथ हमारे पास 25.5 सेंटीमीटर आ तो गई है, लेकिन हो सकता है कि ये लेंथ 25.5 सेंटीमीटर ना हो, 26.1 सेंटीमीटर हो, ये भी हो सकता है 26 हो। तो ये जो अनसर्टेनिटी है, गैर यकीनियत है, ये क्यों आई, किस वजह से आई, इसकी रीजंस हैं। रीज़न ये भी हो सकती है जो बंदा काम करने वाला है वो बचा हो सकता है, या उसको पता ना हो, वो गाफिल हो, गफलत में उसने कर दिया हो बेचारे ने, एवं से हो गया हो, गलती से हो गया हो, या वो कुछ और करना चाह रहा हो, उसको जो मीटर रॉड मिला था वो गलत हो, उसके ऊपर रीडिंग ठीक ना हो, तो मुख्तलिफ भी बात हो सकती है। ये अनसर्टेनिटी, गैर यकीनियत की बात कर रहा है। गैर यकीनियत, अनसर्टेनिटी, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, लीस्ट काउंट को कहा जाता है। लीस्ट काउंट क्या होता है? वो कम से कम पैमाइश जो उस आले की मदद से आप कर सकते हैं। मीटर रॉड की मदद से आप कितनी से कितनी पैमाइश कर सकते हैं? 0.1 सेंटीमीटर, इससे पीछे आप नहीं जा सकते। किसकी मदद से? मीटर रॉड की मदद से। अगर इससे छोटी चीज़ आ गई वो तो आपकी पैमाइश में आएगी ही नहीं। आपने मेजर की 25.5 सेंटीमीटर, हालांकि उसकी लेंथ इस तरह से नहीं थी। 25.5 आगे भी कुछ था, 1 2 3 4, 25.5 1 2 3 ऐसे था। तो ये जो बाकी फिगर है 1 2 3, 25.5 तो आपको नज़र आ रहा है, 1 2 3 नज़र नहीं आ रहा पॉइंट के बाद वाला। क्यों? क्योंकि आपके मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की जो लीस्ट काउंट था वो 0.1 सेंटीमीटर तक था, ये रीज़न थी। तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, परसियन और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, ये एक ही चीज़ का नाम है। तीसरा नाम इनका है लीस्ट काउंट। ज़रा मैं रिपीट करता हूँ इस चीज़ को। आप एक भी चीज़ अगर इस्तेमाल करते हैं, अगर किसी ने स्कूल की लैब के अंदर या कभी सुना हो लेकर प्रैक्टिकल की नोटबुक्स बनाते हुए, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज का नाम सुना होगा, उसके बाद आपने वर्नियर कैलिपर्स का नाम सुना होगा, साथ ही आपने ये चीज़ देखी होगी कि वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट क्या है, स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट क्या है। क्या मतलब कि वो कम से कम कितनी पैमाइश कर सकता है। ये जो चीज़ है वो कितनी पैमाइश कर सकता है, ये उसकी असल के अंदर गैर यकीनियत है। इससे पीछे जो भी पैमाइश आएगी वो उसकी है ही नहीं। तो मतलब जो पैमाइश वो दे रहा है वो गैर यकीनी है, वो दुरुस्त नहीं है। बात क्लियर है जी? वो दुरुस्त नहीं है। तीन चीज़ें, तीन नाम एक ही चीज़ के, प्रिसिजन, अनसर्टेनिटी, सॉरी प्रिसिजन, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी और लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट आपसे कोई भी क्वेश्चन करे, पेपर में आ जाए, एमसीक्यू आ जाए, शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए, कुछ भी पूछा जाए कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी बताएं, वर्नियर कैलिपर्स में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कितनी होती है, तो आपको पता होगा वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट क्या है। वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट, वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट क्या है? लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर्स का 0.01 सेंटीमीटर होता है, वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट। ये आपके इल्म होना चाहिए। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या उसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कितनी है। तो आपको पता हो प्रिसिजन, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी और लीस्ट काउंट तीनों एक ही चीज़ के नाम है, एक ही चीज़ के तीन नाम है। क्या क्या? मैं रिपीट करता हूँ, प्रिसिजन, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी और लीस्ट काउंट। मैं इंशाल्लाह ये कुछ इसके बारे में नोट्स में आपको प्रोवाइड भी कर दूँगा इंशाल्लाह। मैं चाह रहा था कि आपको वेरी फर्स्ट डे
एक्यूरेसी अभी मैंने बात नहीं की, सिर्फ मैंने प्रिसीजन की बात की है, क्वेश्चन पूछा है। एक्यूरेसी को रिपीट कर दें तो एक्यूरेसी मैंने अभी स्टार्ट ही नहीं की, मैं प्रिसीजन को क्लियर करना चाह रहा था। प्रिसीजन क्या चीज़ है? बेसिकली उस पैमाइशी आले की खराबी है। आप ये कह सकते हैं लीस्ट काउंट है, खराबी नहीं कह सकते, लीस्ट काउंट। कम से कम वो कितना पैमाइश कर सकता है, जो उसने छोड़ा है वो उसकी प्रिसीजन है, गैर यकीनियत है उसके अंदर, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। नेक्स्ट जो चीज़ है हमारे पास वो है एक्यूरेसी। आप एक्यूरेसी की जब बात करते हैं तो आपके ज़हन में एक चीज़ आनी चाहिए। आप एक वर्ड बोलते हैं, यार बड़ा एक्यूरेट बात की है इस बंदे ने, बड़ी एक्यूरेट चीज़ मिल गई है, क्या मतलब? एक्यूरेसी। एक्यूरेसी आप हर चीज़ के अंदर कोशिश करते हैं, तलाश करते हैं। वो जो अनसर्टेनिटी की मैं बात कर रहा था, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, दो और अनसर्टेनिटीज़ होती हैं जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी, परसेंटेज अनसर्टेनिटी। फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी, इनको निकालने का तरीका क्या है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या है, ये भी हम देखते हैं कैसे। फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी, फ्रैक्शन, इशारिया के अंदर, इशारिया में कितनी कमी निकली एक चीज़ के अंदर। आप एक चीज़ का लीस्ट काउंट लेते हैं, उसकी मेजर्ड वैल्यू लेते हैं, फिर आपको पता चलता है कि उस चीज़ के अंदर कितनी अनसर्टेनिटी थी, गैर यकीनियत थी। देखिएगा जरा। जी, हमारे पास एक चीज़ है, मैंने अभी डिस्कस की, लीस्ट काउंट, जिसको एलसी कहा जाता है। दूसरी चीज़ हमारे पास है मेजर्ड वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू, लीस्ट काउंट एंड मेजर्ड वैल्यू। जब हम फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी निकालते हैं, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी वो किसके बराबर होती है? लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू। आपके मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की जो लीस्ट काउंट था वो कितना था, आपको इलम है। हर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के ऊपर मौजूद होता है, गिवन होता है। जैसे आप एक मशीन खरीदते हैं कोई भी, तो उसके साथ ही गिवन होता है इसका लीस्ट काउंट कितना है, ये उसकी प्रॉपर्टी सारी गिवन होती है। जैसे मोबाइल फ़ोन के अंदर उसका कार्ड मिलता है, पूरा गिवन होती हैं इंस्ट्रक्शन वगैरह। सिमिलरली ये फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी के लिए लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू, आप उस चीज़ का लीस्ट काउंट पुट करते हैं। लेट्स सपोज हम वही मिसाल दोबारा लेते हैं, हमने मीटर रॉड की मदद से मेजरमेंट की थी 25.5 सेंटीमीटर। देखिएगा ज़रा, 25.5 सेंटीमीटर, ये क्या चीज़ थी? मेजर्ड वैल्यू, वो वैल्यू जो हमने मेजर की थी। इसके ऊपर जो गिवन है ये क्या है? ये लीस्ट काउंट है, किसका? उस चीज़ का जिससे हमने ये नीचे वाली वैल्यू ली थी। हमने नीचे वाली वैल्यू ये किससे ली थी? हमने ली थी मीटर रॉड से, तो उसका लीस्ट काउंट कितना था? 0.1 सेंटीमीटर। जब हम इनको डिवाइड करते हैं आंसर आता है 0.004। इसका मतलब है इतनी गैर यकीनियत इसमें मौजूद है, इतनी फ्रैक्शन इसके अंदर मौजूद है। फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी, इतनी मिकदार के अंदर, फ्रैक्शन बोलते हैं इशारिया को, इशारिया के अंदर इतनी इसमें कमी मौजूद है। ठीक हो गई बात, क्लियर होगी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। अगली बात, परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या चीज़ है? परसेंटेज निकालने का तो बहुत आसान तरीका है, जो आपके पास ऊपर मौजूद है फार्मूला, लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो परसेंटेज के अंदर आंसर आ जाएगा। ये शो करेगा कि अनसर्टेनिटी परसेंटेज के अंदर कितनी है, ये है 0.4% इसके अंदर अनसर्टेनिटी मौजूद है। सिमिलरली ये उसमें एक एग्जांपल दी है, इस एग्जांपल को मैं क्विकली बोल देता हूँ और फिर तस्वीर की तरफ आता हूँ कि वो क्या चीज़ है। Another measurement taken by vernier calipers with least count 0.01 centimeter recorded as 0.45 centimeter. It has precision or absolute uncertainty. अब वो कहता है, ये असल के अंदर क्वेश्चन है, ये वाला टू लाइंस के अंदर ये उसने इन्फॉर्मेशन दी है, आप इसको खुद से कैलकुलेट कीजिएगा ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए इस बारे में। कहता है कि वर्नियर कैलिपर्स से हमने एक मेजरमेंट की, उसका लीस्ट काउंट कितना था? 0.01 सेंटीमीटर, और उसकी जो हमें लेंथ, ये जो मेजरमेंट हमने की वो थी 0.45 सेंटीमीटर। तो हमारे पास दोनों चीज़ें उसने दे दी, एक लीस्ट काउंट दे दिया, दूसरा मेजर्ड वैल्यू भी उसने दे दी। लीस्ट काउंट भी दे दिया और मेजर्ड वैल्यू भी दे दी जी। अब हम चलते हैं अपने बोर्ड की तरफ वापस। पहली जो बात हमने की थी लीस्ट काउंट के बारे में, लीस्ट काउंट कौन सी अनसर्टेनिटी को शो करता है? लीस्ट काउंट, तीन तरह की अनसर्टेनिटीज पढ़ी हैं, तो बताएगा। लीस्ट काउंट कौन सी अनसर्टेनिटी को शो करता है? नहीं, इंस्ट्रूमेंटल नहीं, इंस्ट्रूमेंटल नहीं है। अनसर्टेनिटीज के नाम आपको एक
ये थोड़े से क्लियर कर लीजिएगा कौन कौन से हैं। फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी, परसेंटेज अनसर्टेनिटी, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। जैसे कहते हैं ना एब्सोल्यूटली राइट, ये वो वाली अनसर्टेनिटी, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या चीज़ होती है, हमें इसकी तीनों अनसर्टेनिटीज़ बतानी है कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कितनी है, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी कितनी है, और परसेंटेज अनसर्टेनिटी कितनी है। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जी, तो एब्सोल्यूट कौन सी होती है, एब्सोल्यूट कहते हैं लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट इसका कितना था, 0.01 सेंटीमीटर, ये इसका लीस्ट काउंट था। अगली जो हमें चाहिए वो है फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। जी फ्रैक्शनल, फ्रैक्शनल क्या होती है, फ्रैक्शनल होती है लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मैयर्ड वैल्यू। तो उसने जो लीस्ट काउंट दिया वो तो उसने गिवन कर दिया 0.01 डिवाइडेड बाय जो मैयर्ड वैल्यू वो भी गिवन है। मैयर्ड वैल्यू है, जी क्वेश्चन पूछा फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी, नहीं सॉरी आंसर दिया आपने फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी का, नहीं फ्रैक्शनल नहीं होता, एब्सोल्यूट होता है। तो बाद में चीज़ें आप क्लियर कर लीजिएगा, ना हुआ तो कल क्वेश्चन आप फिर से पूछ सकते हैं जैसे आपका दिल करे। जी 0.45 सेंटीमीटर, ये ओके 0.45 ये फार्मूला था। नेक्स्ट इसको आप कैलकुलेट करके आपको पता चल जाएगा फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी कितनी है। सिमिलरली जब आप इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालने लगेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे परसेंटेज अनसर्टेनिटी, देख लीजिएगा ज़रा, उसने सारा प्रोसीजर यही किया हुआ है। फ्रैक्शनल और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर, साथ में लिखा हुआ है कि ये इसका लीस्ट काउंट है। फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी भी उसने डिस्कस कर दी, परसेंटेज अनसर्टेनिटी भी उसने डिस्कस कर दी। ओके, आगे फिर ये बात करता है उसके बारे में। देखिए, thus the reading 25.5 centimeter taken by meter rule is although less precise but is more accurate having less percentage uncertainty or error। हम एक चीज़ की एरर के बारे में उस वक्त तक नहीं बता सकते, अनसर्टेनिटी गैर यकीनियत के बारे में, जब तक हमें ये पता ना चल जाए कि ये इसके अंदर परसेंटेज एरर कितनी है, फ्रैक्शनल एरर यानी अनसर्टेनिटी कितनी है। ये टू पॉइंट इसकी 2.0% निकलती है, 2%, और इसकी जो अनसर्टेनिटी है वो 0.4% निकलती है। तो हमें क्या चीज़ पता चली, किसकी मेजरमेंट ज़्यादा अच्छी है, जिसके अंदर अनसर्टेनिटी कम है। अनसर्टेनिटी किस में कम है, जिसका आंसर हमें नज़र आ रहा है 0.4% कम है, 2% तो बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब है जो मीटर रॉड है उसने हमें अच्छी मेजरमेंट दी है, किसके बजाय, बजाय इसके कि हम उसको वर्नियर कैलिपर्स की मदद से चेक करें। ठीक है जी, thus the reading taken by meter was although less precise but is more accurate। अब एक चीज़ नज़र आ रही है कि इसकी प्रिसीजन तो कम है मीटर रॉड की, लेकिन एक्यूरेसी ज़्यादा है। ठीक है जी, और कहता है having less percentage uncertainty whereas the reading 0.45 centimeter taken by vernier caliper is more precise but is less accurate। कहता है कि प्रिसाइज ज़्यादा है लेकिन एक्यूरेट कम है। इनफैक्ट it is the more it is the relevant, it is the relative measurement which is important। ये relative measurement है जो important है। the smaller a physical quantity the more, the question है कोई वैल्यू 100% एक्यूरेट हो सकती है, कोई भी किसी किसी चीज़ की वैल्यू 100% एक्यूरेट नहीं हो सकती। सम केसेस के अंदर हो सकती है, सम के अंदर नहीं हो सकती। अब केस पे डिपेंड करेगा, हो सकती है वैसे, बाय रूल को ऐसा रूल नहीं है कि कोई भी चीज़ 100% नहीं हो सकती। जैसे हम करते हैं ना, कोई भी चीज़ आइडियल नहीं हो सकती, ये फिर वो बात आ जाएगी। कुछ केसेस के अंदर आइडियल नहीं हो सकती चीज़ें, कुछ चीज़ें आइडियल हो भी सकती हैं। जैसे अल्लाह ताला का बनाया हुआ निज़ाम है वो तो आइडियल है, जो इंसान का बनाया हुआ निज़ाम वो आइडियल नहीं है, इस तरह से। जी, द स्मॉलर इज द फिजिकल क्वांटिटी द मोर प्रिसाइज, ये भी मैं रीडिंग कर रहा हूँ बुक की, इससे मैं आगे ये जो लास्ट लाइन लिखी हुई है यहाँ पे आपकी सारी बातें क्लियर हो जाएंगी कि प्रिसीजन क्या है, एक्यूरेसी क्या है, जो हमने पीछे पूरी इतनी देर लगाई है पढ़ने की, उसका मतलब क्या था, मकसद। वेयर एज द सॉरी यहाँ पे था दिस स्मॉलर की क्वांटिटी दी मोर प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट शुड बी यूज्ड। द स्मॉलर द फिजिकल क्वांटिटी, कहता है जितनी फिजिकल क्वांटिटी स्मॉल होगी उतनी उसकी प्रिसाइज मेजरमेंट इस्तेमाल की जाएगी। जितनी द स्मॉलर द फिजिकल क्वांटिटी, जितनी फिजिकल क्वांटिटी स्मॉल होगी द मोर प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट शुड बी यूज, उतना अच्छा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाएगा। इसकी एक बड़ी अच्छी सी मिसाल है, आप सोनार के पास जाते हैं, सोना जो सोना बेच रहा है सोनार, वो जब अपनी मेजरमेंट करता है ना, उसका एक तराजू खास किस्म का होता है, जो
ग्राम्स के अंदर भी चीज़ रिकॉर्ड करता है, ग्राम के अंदर शो कर रहा है कि इतने ग्राम आप हल्का सा डालते हैं तो वो बताता है कि इतने इतने ग्राम है। क्यों? क्योंकि जितनी स्मॉल अमाउंट के अंदर आपने चीज़, कभी किसी ने सोना किलो के हिसाब तो नहीं ना लिया, तो वो ग्राम और तोले के हिसाब लेता है। तो इसका मतलब ये इतनी चीज़ स्मॉल होगी उतनी एक्यूरेसी चाहिए होगी। जब आप दुकानदार के पास जाते हैं ना बाजार में चीनी लेने या कोई इस तरह की चीज़ और खरीदने, जो बड़े तराजू पे वो तोलता है, तो इलेक्ट्रिक जो तराजू है उसके ऊपर वो कहता है कि जी 5 ग्राम इकट्ठे तोलता है ये। बाज़ लोग 50 500 ग्राम पूरा करके कहते हैं कि आधा किलो हो गया, तो बंदा कहता है कि बड़ा इसने तोल रखा हुआ है, सोने वाला तोल रखा हुआ है। वो कहता है नहीं भाई ये 5 ग्राम असल में ना इकट्ठा तोलता है। तो उसकी एक्यूरेसी कम है या उसकी प्रिसीजन कम है? तो बता सकेगा उसकी क्या चीज़ कम है, प्रिसीजन कम है या उसकी एक्यूरेसी कम है? ये उस चीज़ का क्या है? ये उस चीज़ का लीस्ट काउंट है। ये उस बड़े तराजू का, बिजली वाले तराजू का, ये उसका लीस्ट काउंट है। कम से कम वो इतना तोलता है कि 5 ग्राम कम से कम तोलता है। 5 ग्राम से पहले भी तो ग्राम आएंगे, 1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम 4 ग्राम, फिर 5 से ऊपर भी नहीं तोलेगा, 6 7 8 9 10 ये भी नहीं तोलेगा, फिर 5 5 5 इस तरह तोलता है। ये उसका लीस्ट काउंट है, कम से कम वो इतना तोल सकता है 5 ग्राम। तो इसके अंदर प्रिसीजन उसकी कम है। स्मॉलर इज ए फिजिकल क्वांटिटी, द मोर प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट शुड बी यूज। जितनी अमाउंट कम है उतनी प्रिसाइज, जी जी ये प्रिसीजन आपने बताया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, प्रिसीजन उतनी उसकी ज़्यादा होनी चाहिए, अच्छी प्रिसीजन होनी चाहिए। हैंस द मेजरमेंट 0.45 सेंटीमीटर डिमांड दैट मोर प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट सच एज माइक्रोमीटर, स्क्रू गेज विद लीस्ट काउंट 0.001 सेंटीमीटर should have been used, hence we can conclude that। ये कंक्लूजन आ गई, पूरी बात जो हमने की ना उसकी कंक्लूजन आ गई। कहते हैं ए प्रिसाइज मेजरमेंट इज वन। हम अभी बात को वाइंड अप करने लगे हैं कि प्रिसीजन क्या है, एक्यूरेसी क्या है। प्रिसाइज मेजरमेंट इज वन विच हैव लेस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। वो मेजरमेंट इतनी प्रिसाइज होगी, कौन सी मेजरमेंट प्रिसाइज होगी, कौन सी अच्छी होगी? वो मेजरमेंट प्रिसाइज होगी जिसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कम होगी। बात क्लियर है? वो मेजरमेंट प्रिसाइज होगी जिसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी यानी कि लीस्ट काउंट जिसका कम होगा। वर्नियर कैलिपर्स की लीस्ट काउंट कम है मीटर रॉड की निस्बत, तो ये उससे ज़्यादा प्रिसाइज है। माइक्रोमीटर स्क्रू गेज की लीस्ट काउंट उससे भी कम है। इसका मतलब है ये वर्नियर कैलिपर से भी प्रिसाइज है। आगे चलते हैं नेक्स्ट चीज। एंड एक्यूरेट मेजरमेंट इज वन। एक्यूरेट मेजरमेंट वो है विच हैज लेस फ्रैक्शनल और परसेंटेज अनसर्टेनिटी और एरर। एक चीज के ना असल के अंदर 3 दर्जे मुकर्रर किए गए हैं। एक पैमाइश आप लेते हैं ना उसके 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले आप देखते हैं लीस्ट काउंट को, नंबर 1 लीस्ट काउंट, अगर उसका लीस्ट काउंट जितना कम है उतनी वो प्रिसाइज है। नंबर 2 एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जिसकी आप बात करते हैं, प्रिसाइज या एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, प्रिसाइज और लीस्ट काउंट एक ही चीज होगी। नंबर 2 जो आप एक्यूरेसी की तरफ जाते हैं ना तो आप इशारिये के अंदर चीज़ों को चेक करने लग जाते हैं। आप चीज़ को इशारिये के अंदर भी चेक करते हैं, उसमें पता चलता है आपको कि कोई चीज़ कितनी अच्छी है। तो कुछ लोग जो क्रिकेट गेम खेलते हैं ना मोबाइल के ऊपर या कभी कमेंट्री सुनने का शौक रखते हो तो वहाँ पे वो कहता है कि इसकी एक्यूरेसी बड़ी अच्छी है, 97% तक एक्यूरेसी है। क्या मतलब? बहुत अच्छा प्लेयर है, कभी इसे को बॉल मिस नहीं होती। क्या मतलब? ये को उल्टी पुल्टी शॉट नहीं खेलता, एच दे के आउट नहीं होता वगैरह वगैरह इस तरह की चीज़ें। तो कहता है कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, प्रिसीजन और लीस्ट काउंट एक चीज़ हो गई। नंबर 2 कहता है एक्यूरेट मेजरमेंट इज वन। वो मेजरमेंट इतनी एक्यूरेट होगी जिसकी फ्रैक्शनल या परसेंटेज अनसर्टेनिटी या एरर कम होगी। मतलब इशारिये के अंदर भी अगर किसी चीज़ का जवाब जितना कम है उतनी वो चीज़ अच्छी है। जिसका इशारिये के अंदर भी जवाब ज़्यादा आ रहा है, मतलब एक चीज़ के अंदर आप चेक कर रहे हैं इसमें कितना फ़र्क पड़ा है। बिल जैसे घर वाले आपको सामान लाने के लिए भेजते हैं तो आप सामान लेकर आते हैं, फ़र्क निकालते हैं। सामान आया 500 का, जो आपने खर्चे 600। अच्छा इसका क्या मतलब? ये 100 रुपये का गैप कहाँ पे आ रहा है? इसका मतलब ये है कि आप एक्यूरेट बंदे नहीं हैं, आपको ठीक बंदे नहीं, आप खराबी कर रहे हैं। ये वो है फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी और परसेंटेज अनसर्टेनिटी। ठीक है जी, यहाँ तक याद की थी। कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चीज़ में देखते हैं। जी क्वेश्चन था आपका, मैं आपके क्वेश्चन को देख लेता हूँ। क्वेश्चन जो था